आप सब पर सलामती हो। आफताब अहमद शाह का लिखा हुआ है, मुझको मंजर के सिले में वो सदा भेजता है, खूब वो कर्ज मेरा करके अदा भेजता है, सरपरस्ती भी वो करता है जबरदस्ती से, दर्द करता है अता और दवा भेजता है, सांप जब झूठ के दुनिया में बहुत हो जाएं, दस्ते मूसा में खुदा सच का असा भेजता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 16 माह में पाकिस्तान को लूट कर बाहर की पुरकैफ हवाओं में बैठे हुए भी खुद को मजलूम और मोहसिन कहलवाने पर तुले हुए हैं। उन्हें शायद इन कर्ब और अजियतों का अंदाज़ा ही नहीं है जिससे आवाम गुजर रहे हैं, और ये पता नहीं बड़े मियाँ साहब के नाम पर और कितने मीठे चूरन बेचेंगे। एक ऐसा शख्स जिस पर मुकदमात हों और वो पाकिस्तान से खुद माइनस होकर बाहर अपने प्लेटलेट्स के अप्स एंड डाउन्स को ही देख रहा हो, उनके माइनस होने से जो बदशगुनी पाकिस्तान पे नाजिल हुई और हो सकती है, वो मलिका आलिया हमारी समझ से तो बालातर है। फिर से मरियम नवाज साहिबा की धुआंधार तकरीर सुनने को मिली है, जो आप भी सुनिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं और नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। काश रियाजी के उस फॉर्मूले की हमें भी समझ आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं और नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो चुकी है। मेमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की और महंगाई से आवाम को निजात दिलाना। उन्होंने बहादुरी और साबित कदमी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया और सुरखरू हुए। नवाज शरीफ ने आवाम को महंगाई से बचाया था, उस खिदमत की उन्हें सजा मिली और उनके खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली, क्योंकि साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो। लीगी रहनुमा का कहना था कि 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर ऐलान है कि गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूरस्थ है। अभी 1 महीना ये जो फ़ज़ा बन रही है, उस फ़ज़ा का देखिए कि जो नए केसेस खुल रहे हैं, 18 सितंबर को इनका क्या बनता है। 18 सितंबर को अगर ये फैसला रहता है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो बैठ के फैसले सुन सकता है, तब तो 3 रुकनी बेंच का जो फैसला सामने आया है वो तोड़ जाएगा। फिर आपके लिए कुछ जो माहौल है वो साजगार हो सकता है, लेकिन अगर वो फैसला बहाल रहता है तो फिर आपका क्या बनेगा? तो क्या फिर ये सारे साजिशी हैं? तो 16 माह की हुकूमत में जब आपके चचा बरसर इक़्तिदार थे तो वो अपने भाई को वापस क्यों ना ले आए? उन्होंने साजिशों का खात्मा क्यों ना किया? साजिशें उनके दौर में क्या खत्म होनी थी, उनके दौर में केसेस खत्म हुए, और अब जब वो चले गए तो केसेस दोबारा से शुरू हो गए। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ के दौर में 5 साल आटे, घी और चीनी की कीमत नहीं बढ़ी थी। नवाज शरीफ वो है जिसके दौर में 47 साल में महंगाई कम तरीन सतह पर आई थी। नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 6.1% पर पहुंचाई थी। तो ये भी बता दिए, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई जब बरसर इक़्तिदार थे तो उनके दौरे हुकूमत में महंगाई 40% के करीब पहुंच चुकी थी। उनके दौरे हुकूमत में आटा, घी, चीनी की कीमतें 4 गुना बढ़ चुकी थी। उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल के नर्ख में भी इजाफा हुआ था। उनके दौरे हुकूमत में रूस से तेल सस्ता लाने का लॉलीपॉप दिया गया था। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी नुस्खा हमें फराहम किया गया था। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कितने सेक्टर्स बंद होते रहे। उनके दौरे हुकूमत में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद रहना ही क्यों गवारा किया? आप कहते हैं कि नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान का वाहिद IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया और 2017 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तो ये भी बता दीजिए कि उनके छोटे भाई ने जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत किया, वो किसकी गाइडलाइन के ऊपर किया? क्योंकि मशवरे तो सारे लंदन में ही हुआ करते थे, क्योंकि सारी तमाम मीटिंगें उन्हीं की ईमा के ऊपर यहां पर होती रही हैं, उन्हीं के हिदायत याफ्ता यहां पर मौजूद रहे थे। लेकिन हमें क्या मिला? हम तो आज भी 75 साल से पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पे लंदन से आके बर्रे सगीर के ऊपर हक हुक्मरानी रखा जाता था, और अब भी लंदन से ही आए हुए हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत होते हैं। जब इक़्तिदार खत्म हो जाता है तो फिर वापस लंदन के लिए हो लेते हैं। अभी तो देखिए कि प्लेटलेट्स कितने बरकरार रहते हैं। मुहावरा एक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने फैसले में लिखा
कि केसेस वहीं से दोबारा शुरू होंगे जहां से ख़त्म हुए थे, तो आगे से एक बयान भी आया है, लेकिन वो बयान अज़रह तफन्नुन दिया गया है कि इलाज भी दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। तो अब देखिए कि इलाज कितने अरसे पर मुहित रहता है या ये अरसा कितना कम होता है। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान आज बहरानों का शिकार ना होता अगर नवाज शरीफ होता, बिजली गैस और पेट्रोल महंगे ना करने पड़ते। तो ये बता दीजिए, महंगी बिजली के मंसूबे हमारे दादा तो नहीं लगा के गए, हमारे नाना को तो सियासत से शगफ तक नहीं थी, हमारे बच्चे तो इनको जानते तक नहीं है। तो ये महंगे बिजली के मंसूबे हमारे सरों के ऊपर किसने मुसल्लत किए थे? ये आईपीपीज का जो दौर चला और आईपीपीज को नवाजने में कौन आगे आगे था? किसने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए और एलएनजी को इंपोर्ट करना चाहा, आरएलएनजी के मंसूबों के ऊपर कन्वर्ट होना चाहा? हमें नारे ये दिए जाते रहे, हमें चूरन ये बेचा जाता रहा कि पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं, पाकिस्तान में पानी से बिजली बन सकती है और पाकिस्तान में हवा से भी बिजली बनाने के मंसूबे लगाए जा सकते हैं। लेकिन कितने मंसूबे थे, कितने फीसद आपने वो इकदामात उठाए? आप क्रेडिट में रखते हैं तो सिर्फ गवादर का मंसूबा रखते हैं, आप क्रेडिट में रखते हैं तो मोटरवे का मंसूबा रखते हैं, लेकिन उस क्रेडिट में फौज का कितना किरदार था, उस क्रेडिट में चाइना का कितना किरदार था, उस क्रेडिट में बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान इस खत्ते के मुमालिक के लिए कितनी अहमियत रखता था, आप उससे सरफे नजर कर जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर क्रेडिट रखना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि खत्ते के मुमालिक एक दूसरे से लिंक होने के लिए, एक नया ब्लॉक बनाने के लिए तगोदो कर रहे थे। वो अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ आपको मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि आपकी मजबूती से उनकी मजबूती थी। इसलिए वो क्रेडिट आप अपने कंधों पर रख के सजा के अपने सीने का मेडल बना के आगे निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए महंगी बिजली के हवाले से, तो नेपरा ने कहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। जो बिजली चोरी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें तल्ख फैसले करने हैं और तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट को लाना है। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि इस वक्त बिजली की पैदावारी सलाहियत 48,000 मेगावाट है और एनटीडीसी से किसी भी प्लांट की पैदावारी कीमत देखकर बिजली हासिल की जाती है। ओवर बिलिंग पर उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी गई है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। बिजली के रेट का फैसला अवामी समात के बाद किया जाता है और नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। अवामी समात होती है जिसके बाद कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाता है। माई बाप, आप चाहें जो मर्जी तल्ख से तल्ख फैसले कर लें, अवाम झेलती आई है, अवाम अब भी झेल लेगी। ये गले में फंदे का ऑप्शन अवाम के ऊपर ही होता है, उसके खानदान के ऊपर होता है। महंगाई से तंग आके बाइक को तोड़ने के मनाजिर भी आपने देखे होंगे, महंगाई से तंग आके लोगों को मरते भी देखा होगा। लेकिन एक उम्मीद पैदा हुई है कि ये जो क्रैक डाउन है, अगर इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारा सब कुछ जा रहा है, तो रहे उसके पास भी ना कि जिसने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, रहे उसके पास भी ना जो कुंडा डाल के अपनी बिजली तो इस्तेमाल करता रहा और गरीब एक पंखा चलाने को तरसता रहा। वो भी पकड़ा जाए जो पाकिस्तान से गंदुम बैरून मुमालिक स्मगल करता रहा है। अगर दाना हमें मुयस्सर नहीं आया, अगर हम घर में रोटी को तरसते रहे, तो तरसना अब उसे भी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर महंगा पेट्रोल हमने खरीदा है, तो ये स्मगल करने वाले जो हैं, जो अपना पैसा बनाते रहे, इनका कला कमा भी होना चाहिए। हमने जितना भुगतना था हमने भुगत लिया और हम आइंदा भी भुगत लेंगे। अब इन माफियाज को भुगतवाइए, इनके गिर्द घेरा तंग कीजिए और इन्हें बताइए कि तुम्हारी जो अय्याशियां लगी हुई थी, जो अवाम ने महरूमियों के तौर पे भुगती हैं, अब वो तुम्हारा दौर खत्म हो रहा है। एक आम सा मशवरा है, क्योंकि निगरान हुकूमत के बस का ये काम नहीं था कि वो सब कुछ आके करते। निगरान हुकूमत ने तो हम पे अजाब मुसल्लत नहीं किए थे और निगरान हुकूमत कोई भी मकबूल और अवामी फैसले करेगी नहीं, और ना ही वो करने के मूड में है और ना ही वो करने की इस्तात रखते हैं। वो वही करेंगे जो आलमी मंडी में और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन एक ऑप्शन है कि जहां पर ये करने के काम आपके नहीं थे, वहां पर ईरान से तेल स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है। 35% ईरानी स्मगलिंग तेल पाकिस्तान में बिकता है। जहां पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये जो ईरानी तेल की स्मगलिंग हो रही है, इसको किसी तरीके से ये मानते हैं कि आप बायलैटरल मुआहदे नहीं कर सकते। गुज़श्ता हुकूमत ने आपको जो इख्तियारात दिए थे, उन इख्तियारात में दो तरफा मुआहदों के इख्तियारात नहीं है। लेकिन जहां पे बहुत कुछ हो रहा है,
जहां पे आप सब कुछ नहीं कर सकते थे और आप कर रहे हैं, जो आपके करने का काम नहीं था वो भी आपको करना पड़ रहा है, तो ये भी एक मुआहदा कर लीजिए, वो रास्ता खोल दीजिए। जहां पे अफगान ट्रांजिट ट्रेड में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जहां पे टायर स्मगल होके आते हैं, यहां पे टेम्पर होते हैं और मार्केट पे बेचा जाता है और मकामी सनत को नुकसान पहुंचता है, जहां पे गाड़ियां आती हैं बगैर कस्टम की आती हैं और बड़े बड़े शहरों तक को मुंतकिल कर दी जाती हैं जिन्हें परिंदे का नाम दिया जाता है, जहां पे इतना बड़ा कारोबार हो रहा है और उसका कला कमा आप करना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि यहां पर अगर कारोबार होगा तो वो कानून के मुताबिक होगा, तो ये जो तेल स्मगल होके आ रहा है, ईरान के साथ कोई मुआहदा कर लें, वहां से सस्ता तेल ले लें। अगर वहां से सस्ता तेल मिलता है तो ये जो आलमी मंडी की कीमतें हैं उसकी बजाय हमें यहां पे कम कीमत देना पड़ेगी, अवाम सुख का सांस ले लेंगे। आप अवाम के लिए कर रहे होंगे, हमें नीयत पे शक नहीं है, हम नीयत पे शक इसलिए नहीं करना चाहते कि ये आपके करने का काम नहीं था। अगर आप कर रहे हैं और नीयत आपकी ठीक है तो फिर ये भी एक नेक नियति के साथ काम कर दें, हो सकता है अवाम का भला हो जाए, हो सकता है कि ये महंगे तेल के हाथों, महंगी बिजली के हाथों मरने वाले अवाम जो है उनको कुछ हद तक आसानी मुयस्सर आ जाए, ये हब्स के मौसम में उनके लिए एक साजगार फजा पैदा हो सके। बसूरत दीगर हमने अजाब तो बहुत झेले हैं, अजाब अब भी झेल लेंगे, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत होना चाहिए और जिन लोगों के आमाल ही अजाब के मुस्तहिक हैं, उन लोगों पे अजाब आए तो हो सकता है दिल में कहीं ठंड पड़ जाए, तो वो ठंड पड़ने का इंतजार अभी बाकी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।